हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। क्या हालचाल, कैसे हैं आप लोग? गुड आफ्टरनून जीत। आज बच्चों मैंने तुम्हें मतलब जो थोड़ा सा होमवर्क दिया था 20 क्वेश्चंस जो है पहले वाले एक्सरसाइज के, और 6 या 7 क्वेश्चंस बच्चों मैंने सब्जेक्टिव के दिए थे, और साथ में बच्चों कोन वाला जो डेरिवेशन है वो भी रह गया था। तो ये सारा का सारा डिस्कशन आज की हमारी इस क्लास में करेंगे। गुड आफ्टरनून दीपा, राहुल गुप्ता, गुड आफ्टरनून। ओके, सो होमवर्क करके आए हो बच्चों आप लोग? ठीक है, मैंने डिस्कशन किया 3 क्लासेस के बाद एक डिस्कशन क्लास हो जानी चाहिए, मतलब थोड़ा सा मोमेंटम बना रहता है, नहीं तो फिर एक साथ डिस्कशन बहुत ज्यादा इकट्ठा हो जाता है और वो चीज सही नहीं होती। ठीक है, इसलिए बच्चों मैंने डिस्कशन क्लास आप लोगों की आज लगा दी। ओके, सो बच्चों स्टार्ट करते हैं बिना कोई वक्त जाया किए हुए। तो 1 से लेके 5 तक बच्चों कोई भी डाउट हो तो आप लोग जल्दी से मुझे बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 to 5 अगर आपको कोई डाउट है। क्वेश्चन टफ लगा, ठीक है, यू कैन आस्क योर डाउट्स। उसके बाद देखते हैं वाकई में डिफिकल्ट थे या ऐसे लगे। सो 1 to 5 बच्चों कोई डाउट है आप लोगों को? 1 to 5, तो थर्ड एंड फोर्थ वाला, दीपा को थर्ड एंड फोर्थ में डाउट है और जीत को फोर्थ वाले में डाउट है। ठीक है, तो थर्ड एंड फोर्थ के अलावा बच्चों कोई और रह गया हो आप लोगों का? ठीक है, कोई और क्वेश्चन रह गया हो बच्चों? जनरली मैंने देखा है कि पहला वाला तो नहीं पूछते बच्चे, लेकिन दे आस्क सेकंड क्वेश्चन एज वेल। किसी का सेकंड वाला डाउट हो? ठीक है भाई, किसी का सेकंड वाला डाउट? सेकंड वाला बच्चों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए मैं अपनी तरफ से एज अ कॉम्प्लीमेंट्री आप लोगों को बता दे रहा हूं। ठीक है, सेंटर ऑफ मास ऑफ टू थिन यूनिफॉर्म रॉड ऑफ सेम लेंथ बट मेड ऑफ द डिफरेंट मटेरियल। तो मटेरियल अगर डिफरेंट है बच्चों तो उसकी डेंसिटी डिफरेंट होगी, ये ध्यान रखना। डेंसिटी क्या होगी बच्चों? मटेरियल अगर डिफरेंट है तो डेंसिटी उनकी डिफरेंट होगी। ठीक है, कैप्ट एज शोन कैन बी इफ द मीटिंग पॉइंट इज एट द ओरिजिन। तो सेंटर ऑफ मास बच्चों इनका कहां हो सकता है, इन्होंने ये पॉसिबिलिटी पूछी है। देखो बच्चों, ये वाली जो रॉड है इसकी लेंथ एल है, इसका कुछ मास होगा। ये वाली रॉड बच्चों इसकी भी लेंथ एल है, इसका भी कुछ मास होगा। मुझे ये पता है कि इस वाली रॉड के सेंटर, इस वाली रॉड के मास को मैं इसके सेंटर ऑफ मास पर रख सकता हूं, मतलब वो इसके मिड पॉइंट पे आएगा, यहां से L/2 डिस्टेंस पे। ठीक है, L/2 डिस्टेंस पे हमारे पास ये आ जाएगा। इस जगह में M1 मास रख दूंगा। इस वाली के मिड पॉइंट पे मतलब L/2 हाइट पे बच्चों में इसका मास रख दूंगा विच इज M2। दीज आर मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल, तो इनकी सेम लेंथ का मास भी अलग अलग होगा। तो ये M1 मास हो गया, M2 मास हो गया। अब बच्चों आप यू कैन फॉरगेट अबाउट दीज रॉड्स के बारे में बच्चों भूल जाओ तुम। ठीक है, अब तुम्हें सेंटर ऑफ मास इन दोनों पॉइंट मासेस का पता करना है। तो इन दोनों पॉइंट मासेस का जो सेंटर ऑफ मास आएगा वो डेफिनेटली इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन पे ही आएगा। ठीक है भाई, इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन पे आएगा। क्या सेंटर ऑफ मास बीचों बीच में आ सकता है? नो, बिकॉज दे आर नॉट ऑफ सेम मास। ठीक है, डिफरेंट मटेरियल बोलने से ये हो गया कि ये दोनों सेम मास की नहीं है, बीचों बीच में नहीं आ सकता। अब एक बात मुझे पक्का पता है कि x कोऑर्डिनेट L/2 से छोटा होना चाहिए और y कोऑर्डिनेट भी सेंटर ऑफ मास का L/2 से छोटा होना चाहिए। देखो अगर ये बहुत हैवी होगी तो यहाँ पे आ जाएगा सेंटर ऑफ मास, जो ज्यादा मास होगा बच्चों उसके पास आएगा। मतलब इस वाली लाइन पे बच्चों सेंटर ऑफ मास कहीं भी आ सकता है। इन्होंने कहा कि L/2, 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 L/2 का मतलब हो गया कि सेंटर ऑफ मास को यहाँ पे बोल रहे हैं। क्या सेंटर ऑफ मास यहाँ पे आ सकता है? नेवर। ठीक है, ए ऑप्शन इज नॉट करेक्ट। 2L/3, 2L/3 तो बच्चों इधर आएगा ना, 2L/3 L/2 से बड़ा होता है, नॉट पॉसिबल। L/3, L/3 बच्चों ये कह रहे हैं कि L/3 यहां पे होगा। देखो ये जो पॉइंट होगा ना बच्चों, ये L/4 होगा, ये L/4। ठीक है, L/4 और L/4। तो L/3 बच्चों यहां पे आएगा और अगला L/3 बच्चों यहां आएगा। तो क्या सेंटर ऑफ मास यहां पे हो सकता है? नो। L/3 जो कि ये हो गया यहां से यहां तक का, L/6, तो L/6 बच्चों को यहां पे आ सकता है। ठीक है, दिस इज पॉसिबल। L/3 एंड L/6 इज पॉसिबल। या आप एक काम करो, क्या मैं इस वाली लाइन की इक्वेशन पता कर सकता हूं? इस वाली लाइन की, ठीक है, इस वाली लाइन की जो इक्वेशन आएगी ना बच्चों, ये एंगल 45 डिग्री के बराबर आएगा, मतलब इसका स्लोप जो आएगा -1 के बराबर होगा, है ना। तो y इक्वल टू माइनस का x प्लस का L/2।
ये है कोऑर्डिनेट इसके ना। तो जब x की वैल्यू मैं l/3 रखूंगा, x की वैल्यू l/3 रखा तो y की वैल्यू देखो l/6 आ रही होगी। मतलब दिस पॉइंट इज लाइंग ऑन दिस लाइन, इस लाइन पे लाई कर रहे हैं, मतलब सेंटर ऑफ मास इस जगह पे हो सकता है। उन्होंने वैसे भी बोला है कि किस जगह पे सेंटर ऑफ मास हो सकता है, ये आप लोगों से इन्होंने पूछा है। तो सेंटर ऑफ मास बच्चों इस जगह पे हो सकता है। ये समझ में आया बच्चों? डिफरेंट मटेरियल जब भी दे दिया जाए ना बच्चों, तो उन दोनों बॉडीज का, अगर दो आइडेंटिकल बॉडीज डिफरेंट मटेरियल की बनी हुई है बच्चों, तो उनकी डेंसिटी डिफरेंट है, इसलिए उनके मास डिफरेंट लेने हमें। और किसी भी बॉडी के मास को आप उसके सेंटर ऑफ मास पर रख के आप उसको एक पॉइंट मास की तरह ट्रीट कर सकते हो बॉडी को ना। ओके, थर्ड वाला क्वेश्चन आप लोगों ने पूछा ही है मेरे से बच्चों। इन्होंने एक्स कोऑर्डिनेट पूछा है सेंटर ऑफ मास का, ठीक है। इन्होंने क्या पूछा है कि सेंटर ऑफ मास का, इस पूरे सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास होगा उसका एक्स कोऑर्डिनेट बता दो। एक काम करता हूं बच्चों, मैं ये वाली लाइन ड्रॉ कर देता हूं, तो ये वाई एक्सिस हो गई या नहीं हो गई? आप लोग यस, क्या मैं ये सारी की सारी रॉड का मास m कंसीडर कर सकता हूं? हर एक रॉड का मास m, और उसको हर एक रॉड के सेंटर ऑफ मास पर रख सकता हूं। तो इसका जो m आएगा बच्चों, क्या वो l/2 कॉमा 0 पे आएगा? ठीक है, या ऐसे बोल देता हूं बच्चों कि इसका रॉड, ये वाली जो नीचे वाली रॉड होगी, इसका सेंटर ऑफ मास x1 जो आएगा वो l/2 पे आएगा। दूसरी रॉड जो होगी ना बच्चों, क्योंकि आपने ये इस वाली रॉड को इधर l/5 शिफ्ट कर दिया है, तो इसका सेंटर ऑफ मास बच्चों यहां पे हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? x2। तो x2 जो होगा बच्चों वो l/2 प्लस का l/5 आएगा, नहीं आएगा बच्चों? सेंटर ऑफ मास भी तो x, देखो अगर तुम इसके ऊपर रखते तो सेंटर ऑफ मास इसके ऊपर आता, तुमने ऊपर वाली को l/5 इधर शिफ्ट कर दिया, तो सेंटर ऑफ मास l/5 शिफ्ट हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? तो उसका इससे डिस्टेंस जो होगा सेंटर ऑफ मास का, एक्स कोऑर्डिनेट जो होगा वो l/2 प्लस का l/5 पे आएगा, नहीं आएगा? और ये वाली बच्चों अगेन l/5 शिफ्ट कर दी, तो इसका जो सेंटर ऑफ मास आएगा ना x3, वो l/2 प्लस का l/2 l/5 आएगा, l/5 प्लस l/5। इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा बच्चों यहां आएगा l/2 प्लस l/5, ये इसका एक्स कोऑर्डिनेट होगा x4, और इसका जो सेंटर ऑफ मास आएगा बच्चों x5 जो होगा वो l/2 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो ये सबके सेंटर ऑफ मास के एक्स कोऑर्डिनेट हो गए। तो सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट क्या आएगा? m इंटू l/2 प्लस m इंटू l/2 प्लस का l/5। अच्छा, ये दो बार आएगा ये टर्म ना, एक इसके लिए और एक इस वाली रॉड के लिए, तो इसको 2 टाइम्स कर देता हूं पहले ही, प्लस m इंटू l/2 प्लस का 2l/5, ठीक है। और इनको बच्चों डिवाइड कर दो 5m से, यू गेट दी एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ मास। सारी रॉड को उनके सेंटर ऑफ मास पे पॉइंट मास कंसीडर कर लो, सबके एक्स कोऑर्डिनेट पता कर लो, यू कैन इजीली गेट द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस सिस्टम, ठीक है। देखो ऊपर से 10 एलसीएम ले लेना, नीचे 5 है ही, तो नीचे 50 हो जाएगा, ठीक है। तो 10 एलसीएम लेना तो यहाँ पे आएगा 5, एल कॉमन ले लेना, 5 प्लस का यहाँ पे 10 एलसीएम लिया है हमने ना, 10, तो 7 दूनी 14, 11, दो यहाँ पे बच्चों 2 आएंगे, 2 आएगा यहाँ पे ना, 2 यहाँ पे 10 आएगा, 2 मास है ना यहाँ पे, एक ये वाला और एक ये वाला। 10 तो 5 प्लस 4 9, तो 19 33, 33L डिवाइड बाई 50, ठीक है। तो 33L डिवाइड बाई 50 विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। समझ गए बच्चों? तो क्वेश्चंस तो इसके अलग हैं, बढ़िया बढ़िया वाले क्वेश्चन है बच्चों ना। ये तो बच्चों बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है, ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। A thin uniform sheet of metal, uniform thickness, is cut into shape bounded by line x equal to a, y equal to plus minus का kx square as shown. Find the coordinate of the center of mass. इसका बच्चों पूरे का सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट बताना है, ठीक है, मतलब कोऑर्डिनेट बताने हैं तुम्हें। एक बात तो मुझे समझ में आ रही है कि इनका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो x एक्सिस पर लाई करेगा, ये वाली बात समझ में आ रही है। सेंटर ऑफ मास y एक्सिस पर नहीं होगा, x एक्सिस पर ही लाई करेगा।
अब ये जो शेप है बच्चों, आप इसको इसमें कैसे एलिमेंट लेना पसंद करोगे? हमेशा हमें जब कंटिन्यूअस मास होता है तो हम एलिमेंट लेते हैं ना बच्चों। मैं ये कह रहा हूं कि मैं यहां से x डिस्टेंस पे जाके एक ये एलिमेंट ले लूंगा। ये क्या है बच्चों? रॉड की तरह काम करेगा नहीं करेगा? रॉड, हाँ भाई, एक रॉड की तरह काम करेगा नहीं करेगा ये वाला एलिमेंट? अब लोग हाँ सर इसको रॉड की तरह ट्रीट किया जा सकता है। अच्छा, ये जो ग्राफ है ना बच्चों, ये कह रहा है कि इसके लिए कोई भी y कोऑर्डिनेट जो है ना वो के एक्स स्क्वायर के बराबर, ये कह रहा है कि y कोऑर्डिनेट जो है ना या माइनस का के एक्स स्क्वायर के बराबर है। तो देखो ये माइनस जो आया ना बच्चों, माइनस, ये माइनस आया बिकॉज y कोऑर्डिनेट यहाँ पर नेगेटिव होगा। लेकिन अगर तुम इस लेंथ को देखो ना तो ये के एक्स स्क्वायर है, और इस लेंथ को देखो तो ये के एक्स स्क्वायर है। तो एक रॉड आई बच्चों जिसकी टोटल लेंथ कितनी है? 2kx स्क्वायर के बराबर, और विड्थ कितनी है इसकी बच्चों? dx के बराबर। तो इस रॉड को मैं इसके सेंटर ऑफ मास पे एक पॉइंट मास की तरह ट्रीट कर सकता हूं, क्योंकि हम यही तो करते हैं बच्चों। हम कोई भी एलिमेंट लेते हैं, कोई भी बॉडी लेते हैं, तो हम उस बॉडी को रिप्लेस कर सकते हैं एक पॉइंट मास से उसके सेंटर ऑफ मास पर रख के। तो इस रॉड को अगर मैं एक पॉइंट मास की तरह रखूं तो कहां रखूंगा मैं? यहां पर रखूंगा या नहीं रखूंगा बच्चों इसको? क्योंकि मिड पॉइंट तो बच्चों इस रॉड का यहीं पे ना, मिड पॉइंट ऑफ दिस रॉड। तो दिस रॉड कैन बी ट्रीटेड लाइक अ पॉइंट मास केप्ट एट दिस पॉइंट। अगली जो रॉड बनेगी उसको यहां पे, अगली जो रॉड बनेगी उसको यहां पे। तो क्या तुम इस कंसीडर कर पा रहे हो कि इस पूरी एक्स एक्सिस पे बहुत सारे पॉइंट मासेस हम कंसीडर करेंगे जो रखे हुए होंगे? पूरी रॉड पे बहुत सारे पॉइंट मासेस रखे हुए हम कंसीडर करेंगे या नहीं करेंगे? ओके, इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है बच्चों? एक्स के बराबर। तो सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा बच्चों? सेंटर ऑफ मास का होता है एक्स इंटू डीएम डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन डीएम। ठीक है, एक्स इंटू डीएम। तो एक्स डीएम क्या होगा बच्चों? मान लो इसका सिग्मा, सरफेस मास डेंसिटी मान लिया, जो मास पर यूनिट एरिया होता है ना वो सिग्मा मान लिया मैंने। तो इस रॉड का एरिया कितना आएगा बच्चों? 2kx स्क्वायर इंटू डीएक्स के बराबर। 2kx स्क्वायर इंटू डीएक्स के बराबर बच्चों इसका क्या आ जाएगा? एरिया आ जाएगा, डिवाइडेड बाई सिग्मा 2kx स्क्वायर इंटू डीएक्स। तो सिग्मा 2 के बच्चों बाहर आ जाएगा, सिग्मा 2 के बाहर आ जाएगा x की पावर 3 dx, x की पावर 2 dx। और इसका इंटीग्रेशन कहां से कहां तक करना है बच्चों? x इक्वल टू 0 से a तक। तो a की पावर 4/4, a की पावर 3/3। तो x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास कम्स आउट टू बी 3a डिवाइडेड बाय 4। सो दिस क्वेश्चन इज रियली अ गुड क्वेश्चन, मतलब ना क्वालिटी क्वेश्चन जिसको बोल सकते हो ना आप लोग। दिस इज वन ऑफ देम। ठीक है, कैसे किया ये बात समझ में आई आपको? तो बच्चों आपको एलिमेंट लेना ही पड़ेगा, एलिमेंट को आपको उसके सेंटर ऑफ मास पर रखना पड़ेगा। ठीक है, एलिमेंट लेना पड़ेगा, एलिमेंट को उसके सेंटर ऑफ मास पे रखना ही पड़ेगा। लगी तो नहीं? लगी तो नहीं? ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉलिड कोन की, अभी तो बच्चों तुम ये याद रखो कि सॉलिड कोन की जो सेंटर ऑफ मास होती है ना बच्चों, h/4 पे होती है। ठीक है, h/4 हाइट पे होती है, बेस से ना h/4 हाइट पे। इसका डेरिवेशन आज हम करेंगे। ठीक है, तो इसका तो डेरिवेशन करेंगे, h/4 पे होती है। और हॉलो कोन की बच्चों h/3 हाइट पे होता है। हॉलो कोन होता है ना, हॉलो कोन, उसका h/3 हाइट पे होता है, और सॉलिड कोन का बच्चों h/4 हाइट पे होता है। 10th तक बच्चों, तो वसुंधरा को 9th वाला डाउट है। 10th तक आप लोगों को जो जो डाउट है बच्चों जल्दी से बताओ। 10th तक 6, 7, 8, 9, 10। सिक्स, 8, 9, 10 एक तरीके से 7 को छोड़ दिया जाए तो सारे हो गए। 6th वाला तो तुम्हें मैंने क्लास में कराया था ना ऐसा क्वेश्चन। सेंटर ऑफ मास ऑफ द शेडेड पोर्शन ऑफ द डिस्क इज, ये डिस्टेंस बच्चों हो जाएगी यहां से यहां तक की 3r/4 के बराबर।
कैसे करते हैं बच्चों इस टाइप के क्वेश्चन को? पहले हम क्या करेंगे, पूरी डिस्क कंसीडर कर लेंगे, यहाँ पे ना टोटल मास रख देंगे उसके सेंटर ऑफ मास पे, और ये नेगेटिव मास बच्चों इसके सेंटर ऑफ मास पे रख देंगे। ठीक है, तो आपने जो एक्स्ट्रा मास कंसीडर कर लिया ना जब पूरी डिस्क ली, तो उसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे आया टोटल मास, यहाँ पे भी आपने मास कंसीडर कर लिया, तो अब यहाँ पे आप नेगेटिव मास रखो, जो आपने कंसीडर किया ना उतना ही नेगेटिव मास रखो, तो उसको आप सेंटर पे कहां रखोगे, -m यहाँ पे ले जाकर रखोगे। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट क्या है बच्चों, 0,0, और इसके कोऑर्डिनेट क्या है बच्चों, 3r/4,0। अच्छा, इस माइनस जो स्मॉल m है ना बच्चों, इसकी वैल्यू क्या होगी, सिग्मा इंटू पाई r/4 का स्क्वायर, और टोटल मास की वैल्यू क्या होगी बच्चों, सिग्मा इंटू पाई r का स्क्वायर। ठीक है भाई, और ये नेगेटिव होगा बच्चों ना, ये वाला नेगेटिव मास। अब सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट क्या आएंगे बच्चों, एक्सीएम। तो देखो कैपिटल एम रखा हुआ है 0,0 पे, और ये -m रखा हुआ है बच्चों 3r/4 पे। तो कैपिटल एम कॉमा 0 मतलब इंटू 0, माइनस का स्मॉल m इंटू 3r/4 डिवाइडेड बाई कैपिटल एम माइनस का स्मॉल m। एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ मास कम्स आउट टू बी, माइनस का m हो जाएगा बच्चों सिग्मा पाई r का स्क्वायर डिवाइड बाई 16 इंटू 3r/4 डिवाइड बाई सिग्मा इंटू पाई r का स्क्वायर, पाई r का स्क्वायर डिवाइड बाई 16। अगर आप देखो ना बच्चों, यहाँ से सिग्मा इंटू पाई r स्क्वायर बाई 16 बाहर निकालो, ऊपर से भी कट जाएगा, सिग्मा पाई r स्क्वायर कट जाएगा। ठीक है, 16 भी कट जाएगा, यहाँ पे 15 बचेगा, ऊपर 5 है ही, माइनस का r/20। तो माइनस का r/20, माइनस का r/20 का मतलब हो गया, इधर एक्स कोऑर्डिनेट आपने पॉजिटिव माने, तो इधर लेफ्ट में, ए के लेफ्ट में r/20 पे बच्चों इसका सेंटर ऑफ मास आ जाएगा। आई डोंट हैव प्रॉब्लम इन डिस्कसिंग ऑल ऑफ दीज क्वेश्चंस, बट आप लोगों ने अगर अटेम्प्ट कर रखे हो तो मुझे अच्छा लगता है। अगर मैं अपनी तरफ से बताऊंगा तो मुझे मजा थोड़ी आएगा। ठीक है, आप लोगों ने अटेम्प्ट करके है, मुझे बताने में कोई प्रॉब्लम नहीं। कितना टाइम लगता है, 2-4 मिनट लग जाते हैं ज्यादा, लेकिन बहुत सारे जो बच्चे जिनको थोड़ा बहुत डाउट होता है, मेथड सीख लेते हैं बहुत सारे बच्चे। मैं बताया तो था तुम लोगों को कि मेरी शीट के 50 to 60% क्वेश्चन सॉल्व कर पाता था, ये क्या नाम है, अमन तिवारी। और ये खुद उसने खुद बोला है, तुम्हारे बच्चों के बच्चे काफी अटेंड भी कर रहे थे उस क्लास को। तो एक टॉपर की मुंह जुबानी जो बात आई होती है बच्चों, देखो वो जो बता रहा है वाकई में उसने ऐसा फेस किया है। ठीक है, और उसने बताया कि अगर वो उस रास्ते पे चल के टॉपर बन सकता है तो तुम क्यों नहीं। तो 50 to 60% क्वेश्चन सॉल्व होते थे उससे, एक्सरसाइज 1 के और एक्सरसाइज 2 के तो 2 से 3 क्वेश्चन, दैट्स ऑल। लेकिन जब मैं करा देता था ना डिस्कशन, तो उसको सब आता होता था। डिस्कशन करने के बाद, डिस्कशन के बाद वो सब सीख लेता था। तो तुम भी अगर कर पाए ना, तुम भी टॉपर बन जाओगे। अच्छा, अब इस वाले क्वेश्चन को करते हैं बच्चों ना। Semicircular portion of radius r is cut from the uniform rectangular plate as shown in the figure। बच्चों एक काम करते हैं, देखो इसको मैं ऐसे ट्रीट करता हूं कि देखिए जी, एक ये मान लो ये वाली प्लेट हो गई। ठीक है, इसका सेंटर ऑफ मास कहां पे आएगा बच्चों, इस पूरी प्लेट का अगर ये पूरी होती तो इसका सेंटर ऑफ मास आता बच्चों बीचों बीच में, एट अ डिस्टेंस ऑफ r/2, क्योंकि पूरा r के बराबर है, और ये बच्चों 2r के बराबर है। ये वाली बात समझ में आई आपको? तो इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे आता है m टोटल, जिसको हम कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन हमने इसमें क्या कंसीडर कर लिया बच्चों, हमने यहाँ पे तो मास ही नहीं है, हमने वो भी कंसीडर कर लिया। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमने एक्स्ट्रा कंसीडर कर लिया उसकी जगह पे नेगेटिव मास का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। तो मैं ये कह रहा हूं कि जिस जगह मैंने मास एक्स्ट्रा कंसीडर कर लिया है वहां पर नेगेटिव मास रख देता हूं। तो ये एक हाफ डिस्क है, हाफ डिस्क का सेंटर ऑफ मास पता है बच्चों कहां पे आता है, 4r/3 पाई पे, 4r/3 पाई। तो उसका आएगा बच्चे यहां पे -m, और इसको मान लेते हैं बच्चों ओरिजिन, इधर मान लेते हैं बच्चों पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, ऐसे कंसीडर करना। तो ऐसे मानो कि बच्चों ये पूरी डिस्क, पूरी जो प्लेट थी उसका मास तुमने रखा हुआ r/2 पे,
और ये जो रिमूव्ड पार्ट है उस वाले पार्ट के बराबर नेगेटिव मास रख दिया तुमने यहाँ पे, तो देखो नेगेटिव मास और उसका वो पॉजिटिव मास यहाँ पे जीरो हो जाएगा, बस इस जगह पे सिर्फ ये वाला रिमेनिंग पोर्शन बचेगा। तो अच्छा, जो कैपिटल एम होगा ना बच्चों, वो होगा सिग्मा इंटू, इसका एरिया कितना है पूरा 2r का स्क्वायर। जो स्मॉल एम होगा ना बच्चों, उसका क्या होगा सिग्मा इंटू पाई r का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 के बराबर। ये होगा नेगेटिव मास। x कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू टोटल मास जो है बच्चों यहां रखा हुआ है, तो सिग्मा इंटू 2r का स्क्वायर इंटू r बाई 2, ठीक है ओके, माइनस का सिग्मा इंटू पाई r का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू 4r बाई 3 पाई डिवाइडेड बाई, इसका टोटल मास कितना आएगा सिग्मा इंटू 2r का स्क्वायर माइनस का सिग्मा पाई r का स्क्वायर डिवाइड बाई 2, ठीक है। सिग्मा इंटू r का स्क्वायर बच्चों कॉमन ले लेंगे ऊपर से और नीचे से, यहां पे क्या बचेगा, एक बचेगा r और यहां पे क्या बचेगा बच्चों 2r बाई 3, ऊपर तो बच्चों r बाई 3 बचा, x कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू r बाई 3 डिवाइड बाई, नीचे क्या बचा बच्चों सिग्मा इंटू 2r का 3 बाई 2, 2r बाई, एक मिनट ना, सिग्मा इंटू आर स्क्वायर ऊपर से गया, सिग्मा इंटू आर स्क्वायर नीचे से गया, तो ये बचा 2 माइनस का दिस, तो 4 माइनस का पाई डिवाइड बाई 2, तो 2r डिवाइड बाई 3 इंटू 4 माइनस का पाई, तो 2r डिवाइड बाई 3 इंटू 4 माइनस का पाई इज द आंसर। क्या है आप लोगों को समझ में आया इस शीट से या फिर चैम्प वाले डीपीपी का? चैम्प वाले का तो उससे चैम्प वाली नहीं बनती थी डीपीपी, चैम्प वाली डीपीपी का तो लेवल ही अलग है भाई। चैम्प वाली डीपीपी तुम समझ रहे हो, पूरा गोता लगवा दे एक ऐसी डीपीपी जो तुम्हें पूरा चैप्टर में पूरा, अगर तुम्हारी कहीं भी वीकनेस है, नहीं बना तो लेता होगा। देखो चैम्प वाली डीपीपी अब लास्ट में तो प्रो हो ही गया होगा, नहीं तो फिर एडवांस में कैसे रैंक लाएगा। तो चैम्प वाली बना तो ली होंगी उसने, लेकिन जब शीट करवाता था ना मैं तब की बताइए उसने, स्टार्टिंग में जो प्रॉब्लम आई होगी उसको। देखो रहते रहते ना, देखो एक चीज हमेशा ध्यान रखो, जैसे काम तुम करते हो ना बच्चों, एक स्टार्टिंग में थोड़ा रेजिस्टेंस आता है, बाद में तुम्हें सबसे डिफिकल्ट सिचुएशन की भी हैबिट बन जाती है तुम्हारी ना। अब एक बच्चे को जब तुम स्कूल छोड़ के आते हो, ठीक है, जब छोटा होता है तो पहले दिन उसको अच्छा थोड़ी लगता है स्कूल में, ठीक है, दूसरे दिन नहीं लगेगा, तीसरे दिन नहीं लगेगा, 4 दिन 5 दिन 7 दिन 8 दिन 10 दिन, लेकिन 10 दिन के बाद तो फिर उसको, चाहे वो स्कूल एक ऐसी चीज थी उसके लिए जिसमें सबसे ज्यादा डरावनी चीज थी उस बच्चे के लिए, लेकिन अब वो उसको पसंद करने लगा है। तो बच्चों आप अपना लेवल देखो, ये आपको डिसाइड करना होता है कि आप किस लेवल पर रहना चाहते हो। टाइम जो है ना बस ये करता है कि तुम किसी भी चीज को टाइम दो ना बच्चों, आफ्टर सम टाइम यू स्टार्ट लाइकिंग इट, वेदर इट इज अ सम वर्क और वेदर इट इज अ सम पर्सन, ठीक है। इंसानों के साथ भी तो ऐसा होता है कि आप किसी को दूर से, आप उसके बारे में क्या सोच रहे हो क्या नहीं सोच रहे हो ये अलग बात है, लेकिन जब आप एक बार साथ में रहने लगते हो, समझने लगते हो, तो टाइम स्पेंड करते हो, तो आपको उसके अलग पहलू भी पता लगते हैं। तो उस बच्चे ने फाइट मारी। तुम लोगों में से जितने भी लोग एंड तक जो टिके रहेंगे ना, एंड तक इन द सेंस कि जब सिलेबस कंप्लीट हो जाए, सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा ना, तुम्हें एक लेवल पता होगा। मैं बता रहा हूँ बहुतों को तो लेवल ही नहीं पता कि उनको एग्जैक्टली वो किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उसका लेवल क्या है। बहुतों को पता ही नहीं है लेवल के बारे में, लेवल का आइडिया ही नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे होता क्या है कि बच्चों, जो बच्चा एंड तक टिका रहेगा, अब टिके रहने का मतलब क्या है कि वो जो है एंड तक, मतलब पूरा थ्योरी व्योरी जैसे भी है, जैसे भी कंप्लीट करना है, मतलब ना तुम्हारा कुछ बैकलॉग छूट गया, जो रह गया वो कभी कंप्लीट नहीं होगा, उसके चक्कर में तुम आगे का बर्बाद कर दोगे। ये जो स्पीड चल रही है ना, अगर कोई बच्चा इस स्पीड पे किसी एक टॉपिक में उसका बैकलॉग हो सकता है, तो तुम सोचो कि क्या वो अपने लेवल पे इस स्पीड को मैच करा सकता है? कभी नहीं होगी, मैच होगी नहीं। तो अगर तुम्हारा किसी का सर्कुलर मोशन में बैकलॉग रह गया, अब वो सोचे कि नहीं पहले मैं सर्कुलर का बैकलॉग करूंगा फिर मैं सर को पकड़ लूंगा, क्या ये कभी भी पॉसिबल है? नेवर। भाई जब तू सर को जब पकड़ के चल रहा था ना, तब तू सर को नहीं पकड़ पाया, तो सर के आगे निकल जाने के बाद तू कैसे पकड़ लेगा सर को? तो भाई मेरी जो स्पीड है ना, ये
वो स्पीड है जिस पे आपको टॉप गियर में अपनी गाड़ी चलानी ही पड़ेगी। आपने जिस टाइम अपनी गाड़ी को धीमा किया ना, तो तुम कोसों दूर रह जाओगे, पिछड़ जाओगे। तो ये ध्यान रखो बच्चों ना, इस बैच में, और जो मेरे जो ड्रॉपर बैच वगैरह हैं, इन बैचेस में बच्चों, अगर ये 11th का बैच होता ना तो तुम पकड़ लोगे फिर ना। उसमें 4 क्लास कराता हूं मैं 11th वाले बैचेस में, मतलब रिलेटिवली चीजें जल्दी हो जाती है। लेकिन ड्रॉपर बैच तो बच्चों तुम उड़ा देगा। ड्रॉपर बैच में उड़ जाओगे तुम। सातवां हो गया बच्चों। आठवां भी पूछा था किसी ने? आठवां पूछा था कि आठवां और 10वां? फ्रॉम अ सर्कल ऑफ रेडियस ए, an isosceles right angle triangle with a hypotenuse as the diameter of the triangle is removed. The distance of the center of the gravity remaining portion is. सेंटर ऑफ ग्रेविटी, अब ये सेंटर ऑफ मास एक ही बात है बच्चों, ठीक है? अभी तो फिलहाल तुम यही समझो। सेंटर ऑफ ग्रेविटी वैसे सिमिलर टाइप के कुछ कॉन्सेप्ट होता है। यहां से बच्चों आपने क्या कर दिया कि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल निकाला। तुम्हें ये तो पता होगा कि अगर ये डायमीटर है तो ये 90 डिग्री होता है, नहीं होता है? ये तो तुम्हें पता ही होगा। इस ट्रायंगल का जो सेंटर ऑफ मास आएगा ना बच्चों, वो सेंट्रॉइड पे आएगा, यहाँ आएगा सेंट्रॉइड पे ना। ये निकाल दिया है। कैसे करेंगे बच्चों? पूरे पूरे रिमेनिंग पोर्शन का सेंटर ऑफ मास। तो हम क्या करेंगे बच्चों, टोटल मास पूरा पहले इसको फिल मान लेंगे, यहाँ पर रख देंगे टोटल मास, एम टोटल रख दिया भाई। टोटल मास बच्चों तुमने यहाँ पर कंसीडर कर लिया, और एम टोटल जो होगा ना, सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर के बराबर होगा, है ना? अच्छा बच्चों, ये आर है, ये √2r होगी, और ये √2r होगी। इसका जो नेगेटिव मास है ना बच्चों, तुम्हें यहां पर रखना पड़ेगा। अच्छा ये आर है तो बच्चों r/3 होगा ही नहीं होगा? सेंट्रोमास जो होता है, इन दोनों साइड का, इन दोनों साइड का जो रेशियो होता है बच्चों 1:2 होता है, तो ये 2r/3 होगी, r/3 होगी, ठीक है? ओके हाँ। अच्छा स्मॉल m की वैल्यू क्या होगी बच्चों? सिग्मा इंटू इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा? ये बेस मान लो बच्चों, ये परपेंडिकुलर मान लो, तो हाफ √2r इंटू √2r, तो m की वैल्यू आ जाएगी सिग्मा r का स्क्वायर के बराबर, ठीक है? सिग्मा r का स्क्वायर के बराबर आ जाएगी m की वैल्यू ना, स्मॉल m की वैल्यू। y कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ मास कहां आएगा बच्चों? ycm इज इक्वल टू कैपिटल M इंटू 0, स्मॉल m इंटू r/3, कैपिटल M माइनस का स्मॉल m, तो ycm आ जाएगा बच्चों सिग्मा r का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा बच्चों सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस फ्रॉम, नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, y कोऑर्डिनेट उसका नेगेटिव आ रहा है ना, तो सेंटर ऑफ मास बच्चों नीचे की तरफ चला जाएगा। 170 डेज बचे, तो बहुत बचे वैसे तो अभी 170 डेज। क्या जेई मेन के बताया या किसके बताया तुमने? वही तो कह रहा हूँ कि मैं रुक ही नहीं सकता भाई एक भी दिन ना, हम एक भी दिन रुक ही नहीं सकते, क्योंकि आपका सिलेबस कंप्लीट कराना इज माय टॉप मोस्ट प्रायोरिटी। 9th वाला तो बच्चों कर लोगे? अरे अब कर लोगे नहीं कर लोगे? अच्छा एक चीज का ध्यान रखना कि जब टोटल मास है ना, उसको कहां रखोगे? इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? 4r डिवाइड बाई 3 पाई पे, ठीक है भाई? अरे जो ये जो हाफ डिस्क है, उसका सेंटर ऑफ मास कहां आएगा? जहां m टोटल रखोगे 4r डिवाइड बाई 3 पाई, और इसका मास कहां पर रखोगे? इस नेगेटिव m को, माइनस का m, वो तो 8 सेंटीमीटर पर रखोगे। In the figure shown, a hole of radius 2 centimeters is made in a semicircular disc of radius 6 pi.
उसकी रेडियस बच्चों 6 पाई दे रखी है, तो यहाँ पे आर की जगह 6 पाई रखो बच्चों, तो ये 8 सेंटीमीटर आ जाएगा। In the figure shown, a hole of radius 2 centimeters made in semicircular disc of radius 6 pi. अच्छा बच्चों, लकीली क्या हुआ है कि जो टोटल मास है ना वो भी इसके सेंटर पे ही आ रहा है, मतलब जो सेंटर ऑफ मास है ना रिमूव्ड पार्ट के सेंटर पे ही आ रहा है कैलकुलेशन से ना। ये जो आ रहा है 8 सेंटीमीटर आ रहा है, और तुमने जो नेगेटिव एम भी रख रहे हो बच्चों वो भी उसी सेंटर पे ही रखोगे, तो पॉजिटिव एम और नेगेटिव एम एक ही जगह पे रखा हुआ है बच्चों, तो सेंटर ऑफ मास अफेक्ट ही नहीं होगा। एक तरीके से ऐसा लग रहा है कि तुमने सेंटर ऑफ मास से ही मास हटाया है। ठीक है, तो दोनों का ये यहां ना आके बच्चों ये गलत बना दिया मैंने। ये जब कैलकुलेशन की ना मैंने, तो मैंने देखा कि जो इस पूरे का जो सेंटर ऑफ मास आ रहा है ना वो इसी जगह पे आ रहा है, तो जहां प्लस एम है वही माइनस एम रखा हुआ है, प्लस एम इंटू वाई माइनस एम इंटू वाई डिवाइडेड बाई प्लस एम माइनस एम। तो जो वाई कोऑर्डिनेट होगा ना बच्चों सेंटर ऑफ मास का, वाई के बराबर ही आ जाएगा, मतलब 8 सेंटीमीटर के बराबर ही आ जाएगा, क्योंकि दोनों मास पॉजिटिव एम और माइनस का एम दोनों एक ही जगह पे है। तो ये क्वेश्चन बच्चों थोड़ा ट्रिकी बना दिया है इस तरीके से ना, और कुछ नहीं था इसमें। 10th नंबर क्वेश्चन बच्चों, ये तो क्लास में कराया था यार ऐसा क्वेश्चन, तो वो जो एटवुड मशीन टाइप का जो क्वेश्चन था, क्या हम लोगों ने कल नहीं किए क्वेश्चन ऐसे? बताओ बच्चों, अप टू 15, कोई डाउट हो तुम लोगों को? 15 तक, 15 तक 12, 14 एंड 15। 12th वाला कहता है कि टू पार्टिकल ऑफ इक्वल मास हैव इनिशियल वेलोसिटीज दिस एंड दिस। फर्स्ट पार्टिकल हैज अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन दिस व्हाइल द एक्सेलरेशन ऑफ द सेकंड पार्टिकल इज ऑलवेज जीरो। सेंटर ऑफ मास का मोशन देख रहा है, तो सबसे पहले वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास पता कर लो बच्चों। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास? 2m i कैप 2m j कैप डिवाइडेड बाय 2m। तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी आ जाएगी बच्चों i कैप प्लस का j कैप के बराबर। एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास बच्चों अलग से पता कर लो, m1 a1 वेक्टर प्लस का m2 इंटू जीरो दूसरे वाले का, तो एक्सेलरेशन जीरो है। आप यहां से देखोगे यार होगा 1/2 i कैप 1/2 j कैप। क्या आप लोगों को ये समझ में आ रहा है कि आप इसको इन दोनों वेक्टर में कुछ सिमिलरिटी दिखाई दे रही है? दे बोथ हैव द सेम डायरेक्शन, सो एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी आर इन द सेम डायरेक्शन। और एक्सेलरेशन क्या है बच्चों? कांस्टेंट, मतलब डायरेक्शन भी चेंज नहीं कर रहा है। तो वेलोसिटी की डायरेक्शन कभी चेंज हो सकती है यहाँ पे? नहीं, ये स्ट्रेट लाइन में यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन करेगा। अच्छा, एक डायरेक्शन में होके अपोजिट भी होते हैं ना बच्चों, तब भी स्ट्रेट लाइन मोशन होगा। ठीक है, तो पार्टिकल का पाथ देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों? ऐसे चेक करना पड़ेगा कि एक्सेलरेशन वेलोसिटी जो है कैसे आ रहे हैं। हाँ, अगर ये दोनों एक डायरेक्शन में नहीं आते, जैसे ये लग रहा है ना तुम्हें, जैसे इस वाले वेक्टर को तुमने बस 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया है, तो जब भी तुम किसी वेक्टर को एक पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हो बस, तो तुम्हें दूसरा वेक्टर मिलता है उसी डायरेक्शन में, पहले वाले वेक्टर की डायरेक्शन में, बस उसका मैग्नीट्यूड डिफरेंट होता है। ठीक है, लिंक शेयर कर दी क्या? मैंने नंबर भेजा तुम्हें, कॉल कांटेक्ट करो। ठीक है, 12, 14 एंड 15। A man weighing 80 kilogram is standing at the center of a flat boat and he is 20 meter from the shore। ये अच्छा क्वेश्चन है।
he walks 8 meter on the boat towards the shore and then halts. The boat weight is 200 kilogram. How far is he from the shore at the end of this time? बच्चों यहां पे मान लीजिए वो कोई किनारा है, ठीक है, इसमें बच्चों पानी में एक बोट है, एक बंदा था जो 20 मीटर की डिस्टेंस पे था किनारे से, ठीक है, द बोट वेट 200 किलोग्राम, इसका मास 200 किलोग्राम था और इसका मास 80 किलोग्राम के बराबर था। अब ये बंदा बच्चों किनारे की तरफ चला, लेकिन इन्होंने बोला 8 मीटर चला। 8 मीटर किसके रेस्पेक्ट में चला? ग्राउंड, ऑन दी बोट। तो बोट पे देख रहा है कि भाई मैं बोट के ऊपर 8 मीटर चला गया, मतलब बोट पे एक निशान यहां बना हुआ है, 8 मीटर दूर चला गया, तो वो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में 8 मीटर नहीं चला, बोट के रेस्पेक्ट में चला है। तो बोट पे जहां पे वो खड़ा था वहां से 8 मीटर आगे जो निशान लगा हुआ है ना, 8 मीटर आगे जो लगा हुआ है वहां आ गया है। लेकिन जब बच्चों ये इधर की तरफ चल के आएगा ना, तो बच्चों जब ये इधर चलेगा ना, तो बोट और मैन को अगर मैं सिस्टम कंसिडर कर लूं, इन पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन में एमजी नॉर्मल वगैरह लग रहे होंगे, बॉयंसी लग रहा होगा, ठीक है। इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इन पर कोई बाहर से फोर्स नहीं लग रहा, एयर मतलब हमें कोई विस्कस कंसिडर करना नहीं है। तो मैन अगर चलेगा तो सेंटर ऑफ मास इसका सिस्टम का क्या था? रुका हुआ, और इस सिस्टम के सेंटर ऑफ मास को आगे भी रुका रहना है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल कोई फोर्स नहीं है तो इसका कोई सेंटर ऑफ मास का मोशन नहीं आएगा। तो मैन जब चल के आएगा ना, तो बोट पीछे की तरफ जाएगी ताकि सेंटर ऑफ मास अपनी जगह पे बना रहे। तो जब भी बच्चों दो पार्टिकल होते हैं ना और सेंटर ऑफ मास कहीं आ रहा है, और अगर तुम्हें सेंटर ऑफ मास को नहीं चलाना, तो अगर ये चल के इधर आएगा तो इसको भी इसके पास आना पड़ेगा, दोनों पास आएंगे तभी जाके सेंटर ऑफ मास अपनी जगह पे बना रह पाएगा, ठीक है। ओके, तो अब मैं ये कह रहा हूं कि जब मैन इधर की तरफ चल के गया ना, तो बोट बच्चों इधर जाएगी एक्स। तो एक्स इधर जाने का मतलब समझ लो कि जो निशान है ना 8 मीटर जो दूर था, वो निशान जो है एक्स इधर चला जाएगा, नहीं चला जाएगा? एक्चुअली जो मैन को 8 मीटर चलना था ना, उसने चला कितना है? 8 माइनस का एक्स के बराबर। तो अब मैन यहां पे आ गया है 8 माइनस का एक्स इधर चल के, ठीक है। बोट पीछे की तरफ चली गई है, क्योंकि सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट हमें पता है कि 0 रखना है हमें। तो हम ये कहेंगे कि 80 इंटू 8 माइनस का एक्स इज इक्वल टू, या इसको माइनस के साथ लिखो, प्लस का 200 इंटू एक्स इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। वो अपन ने जो कल सीखा था केस 1। टू 80 एक्स इज इक्वल टू 80 इंटू 8। एक्स इज इक्वल टू 16/7 मीटर, 16/7 मीटर बच्चों एक्स आएगा। तो मैन कितना इधर आ गया बच्चों? तो मैन की डिस्टेंस पता कितनी होगी? अब पहले कितनी थी? 20। अब मैन कितना इधर आ गया है? 8 माइनस का एक्स के बराबर इधर आ गया। तो 12 प्लस का एक्स मतलब 16/7, 12 सत्ते 84 प्लस का 16, 100 डिवाइड बाई 7। ये डिस्टेंस है बच्चों मैन की। अब ठीक है, तो ये अलग लेवल है, इस क्वेश्चन का लेवल ही अलग है। दिस इज डिफिकल्ट वन, मतलब तुम क्या बहुत सारे अच्छे अच्छे टीचर ना कर पाए इस वाले क्वेश्चन को ना, ये क्वेश्चन का लेवल वो है। तो समझ रहे हो? तो शीट को क्यों हल्के में ले हम? ये बनाई गई भाई बहुत मेहनत से बनाई गई है रे, मेहनत लगी है सब, मेहनत। इस शीट को बनाने में मेहनत लगी है बहुत सारी। हाँ भाई, 15वां भी पूछा है। ओके, 2 men A and B are standing on a plank. B is at the middle of the plank and A is at the left end of the plank. Bottom surface of the plank is smooth. System is initially at rest and masses are as shown in the figure. A and B start moving such that the position of B remain fixed with respect to ground.
एंड ए एंड बी मीट। अब ध्यान से सुनना, जमीन पे देख, जमीन से देख रहा हूं बच्चों ना, ये रेस्ट पे रह रहा है, ये यहीं का यहीं है, इसका कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं आ रहा। डेल्टा एक्स भी बच्चों 0 के बराबर है, ठीक है। और ए वाला इसको मिल रहा है, मतलब ए वाला ऑब्वियस सी बात है इधर की तरफ चल गया होगा, डेल्टा एक्स ए L/2 के बराबर होगा, तभी तो इसको मिलेगा। ये भाई अपनी जगह से जा ही नहीं रहा, ये उसको मिल रहा है, मतलब ये यहां तक पहुंचा होगा बच्चों। अरे पहले यहां था L/2 डिस्टेंस में, अब इससे मिल रहा है, मतलब L/2 चल गया। तो प्लैंक भी चला होगा, प्लैंक को मान लेते हैं बच्चों x, इधर की तरफ प्लैंक चला होगा, ठीक है, काम खत्म हो गया। तो बस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नेट फोर्स जो है ना, एक्सटर्नल फोर्स इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज 0। सिस्टम जो है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सिस्टम क्या थी, 0। अच्छा सिस्टम कौन कौन है, जो मेरे सिस्टम का पार्ट है ना बच्चों, वो है A प्लस का B प्लस का प्लैंक, सब कुछ मेरा सिस्टम है। तो ये नीचे वाला सरफेस स्मूथ है, तो ये मेरा सिस्टम का पार्ट हो गया ये पूरा। तो बाहर फोर्स कौन लग रहा है बच्चों, एक तो फ्रिक्शन लग सकता था, ये लगा नहीं। अच्छा इस वाले सरफेस पर फ्रिक्शन होगा, नहीं तो ये चल ही नहीं पाएंगे, चल के खड़े भी नहीं हो पाएंगे। पर नीचे वाले सरफेस पर फ्रिक्शन नहीं है, और ये जो फ्रिक्शन होगा ना इनके पैरों के बीच में, बिकॉज मैंने प्लैंक और मैन दोनों को सिस्टम मान लिया, तो वो इंटरनल हो जाएगा, तो वो किसी काम का नहीं रहा, है ना। ओके, ये मैंने सिस्टम माना, तो मैंने देखा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में उन पर कोई फोर्स नहीं है, तो बच्चों तुम्हें ये पता होगा कि डेल्टा एक्सीएम जब 0 होता है, m1 डेल्टा x1 प्लस का m2 डेल्टा x2 एंड सो ऑन, ये भी 0 होता है, ठीक है। इसका मास 40 है, 40 इंटू L/2, ये राइट में गया, प्लैंक बच्चों इधर की तरफ गया है, इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू बच्चों, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू बच्चों L/2 के बराबर आ जाएगी, मतलब 60 सेंटीमीटर के बराबर आ जाएगी। 60 सेंटीमीटर का मतलब समझ गए तुम, कि प्लैंक जो है ना 60 सेंटीमीटर इधर चला गया होगा, तो ये मैन पहले इस एंड से 60 सेंटीमीटर दूर था, बीचों बीच में था ना, तो ये एंड अब 60 सेंटीमीटर इधर आ चुका, मतलब प्लैंक का ये वाला एंड इसके नीचे होगा, जब ये इससे मिल रहा होगा ना, तो प्लैंक का जो राइट साइड वाला एंड है वो बी के नीचे आ जाएगा, क्योंकि प्लैंक भी तो L/2 मूव कर गया ना। तो बच्चों अब प्लैंक पता है कैसा हो जाएगा, तो आप क्या बोलोगे, कहां मिले ये दोनों, जब ये मिलेंगे ऑन द राइट एंड ऑफ द प्लैंक, ठीक है। तो 20 तक बच्चों कौन से डाउट है आप लोगों के। आई डोंट हैव प्रॉब्लम इन टेलिंग दी सॉल्यूशंस, मतलब ना, या जो भी मतलब जो डिस्कस करने में मुझे प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तुम्हें जो भी डाउट्स हो पूछ लो, बस तुम्हारे कॉन्सेप्ट इसके बाद बन जाने चाहिए। 16 17 18 और किसी बच्चे का कोई डाउट, 16 17 18। करें भाई 16 17 18 को डिस्कस करें फिर, क्या है 16 17 18 इन अ वर्टिकल ट्यूब प्लेन इनसाइड द। अच्छा ये जो बात है ना बच्चों कि नेट एक्सटर्नल फोर्स 0, सेंट्रोमास रेस्ट पे, मतलब सेंट्रोमास रेस्ट पे रहेगा, तो इसमें बच्चों हम इसको डिवाइड कर देते हैं कैसे, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के लिए आप इसी फंडे को अलग से लगा सकते हो, वर्टिकल डायरेक्शन के लिए अलग लगा सकते हो, ठीक है। मतलब म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में भी आप इंडिपेंडेंटली इस फंडे को लगा सकते हो। तो तुमने कहा कि मान लो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 है किसी बॉडी पे, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नेट फोर्स किसी बॉडी के ऊपर 0 है, क्या बोला उसने नेट के लिए, कर रहे थे, कब तक आएगा, यहाँ पे वायर टूटा गया, अच्छा अच्छा। हाँ भाई, तो मैं क्या बता रहा था कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर नेट फोर्स 0 है और सेंट्रोमास हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रेस्ट पे था, तो वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रेस्ट पे रहेगा। वर्टिकल डायरेक्शन में इट कैन बी इन मोशन, ठीक है। वर्टिकल डायरेक्शन में अगर फोर्सेस है तो उसका रेस्ट पे रहना जरूरी नहीं है। देखो अगर मैं इस वाले सिस्टम को देखूं ना बच्चों, तो ये जो सिस्टम है ना,
ये वाला मास यहाँ पे था, और इस ट्यूब का भी सेंटर मास बच्चों यहीं पे आएगा, रॉड रिंग की तरह कंसीडर कर लेता हूं, तो ट्यूब का भी सेंटर मास यहीं आएगा, मतलब पूरा सेंटर मास इस लाइन पे रहेगा। ठीक है, पूरे का सेंटर मास बच्चों इसी लाइन पे रहेगा। अब बच्चों यहां पे क्या हुआ कि ब्लॉक रीचेज द राइट एंड ऑफ द ट्यूब, ब्लॉक को थोड़ा सा आपने मोशन दे दिया। अगर मैं ट्यूब और इसको सिस्टम कंसीडर कर लूं, ब्लॉक को, ये मेरा सिस्टम है। अच्छा, यहां पे बच्चों कोई भी फ्रिक्शन वगैरह नहीं है कहीं भी ना, स्मूथ हॉलो ट्यूब है, सब कुछ बच्चों स्मूथ है यहां पे ना। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ओनली, मुझे पता है कि सेंटर ऑफ मास इनिशियली रुका हुआ था, नेट एक्सटर्नल फोर्स इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज 0, तो सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, मतलब m1 डेल्टा x1 m2 डेल्टा x2 दिस वुड बी इक्वल टू 0। ठीक है, मैंने ये कहा कि ये रॉड जो है ना, मान लो x इधर चली गई होगी, जब ये इधर जा रहा होगा ना बच्चों, तो रॉड इधर की तरफ शिफ्ट हो गई होगी, तो रॉड नहीं, जो रिंग है, ठीक है, रिंग हमने इधर की तरफ शिफ्ट करा दी, कितनी x। तो जब ये मास बच्चों दूसरे एंड पे पहुंचेगा, तो ये एंड भी तो बच्चों यहां से x शिफ्ट हो चुका होगा इधर, और मास कहां पे था पहले, यहां पे मास यहां पे था, यहां से इस एंड पे मास यहां पहुंच गया। तो तुम्हें पता है कि जब पूरी रिंग इधर शिफ्ट हो गई है x, तो ये एंड भी तो बच्चों यहां पे होगा। तो जो मास है, जो पहले इस वाले एंड से r डिस्टेंस पे था, अब ये एंड इधर आ गया है, तो मास का जो डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा क्या बच्चों, वो r माइनस का x के बराबर हुआ होगा या नहीं हुआ होगा। और रिंग का डिस्प्लेसमेंट इधर की तरफ x हुआ है, मास का उधर हुआ है, तो m इंटू आर माइनस एक्स माइनस का m इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू बच्चों r/2 के बराबर आ जाएगी। ठीक है, x की वैल्यू बच्चों r/2 के बराबर आ जाएगी। ये होगा बच्चों x का वैल्यू। ठीक है, ये वाला 16वां था। 17वां क्वेश्चन बच्चों, सेम तरीके से इसको कर सकते हैं हम। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ब्लॉक व्हेन द सिलेंडर रीचेस एट द बॉटम। तो सिलेंडर का सेंटर मास कहां पे था, यहां पे, तो ये डिस्टेंस बच्चों पहले कितना था, r माइनस का स्मॉल r के बराबर, यही था ना बच्चों डिस्टेंस। अच्छा, ये जो पूरा ब्लॉक है, इसका सेंटर मास कहां लाई करेगा बच्चों, इस वाली लाइन पे, और इसका यहां पे लाई करेगा, तो दोनों का सेंटर मास बच्चों कहीं ना कहीं बीच में आ रहा होगा, है ना। अब मैं ये कह रहा हूं कि मान लो जब ये सिलेंडर स्लाइड करके जा रहा है ना, तो ये ब्लॉक इधर आ गया x, तो x आने के बाद बच्चा डायग्राम पता कैसा बनेगा, ऐसा ऐसा बनेगा। ब्लॉक बच्चों यहां पे पहुंच चुका है। तो बच्चों ये बताओ मेरे को कि ये जो बॉटम वाली जो लाइन थी ना, ये वाली लाइन, ठीक है, क्योंकि पूरा का पूरा इधर शिफ्ट हो गया x, तो जो ये सेंटर है बी वाला पॉइंट यहाँ पे आ गया होगा, नहीं आ गया होगा, मतलब x के बराबर इधर की तरफ। समझ रहे हो, डायग्राम जब तुम बनाओगे, अगर ब्लॉक इधर चला गया, मतलब बी वाला पॉइंट यहाँ आ गया होगा, तो जब ये बी वाले पॉइंट पे पहुंचेगा, मतलब वो बी वाला पॉइंट ऑलरेडी एक्स इधर की तरफ शिफ्ट हो चुका है। तो बी वाला पॉइंट अगर एक्स इधर आ गया, तो इस वाले को कितना चलने का मौका मिलेगा, इसको, तो आप बोलोगे सर आर माइनस का स्मॉल आर माइनस का एक्स के बराबर, क्योंकि पहले ये डिस्टेंस पूरा आर माइनस का स्मॉल आर के बराबर था, अब ये इधर आ गया एक्स, तो यही होगा बच्चों। तो स्मॉल एम इंटू कैपिटल आर माइनस का स्मॉल आर माइनस का एक्स माइनस का कैपिटल एम इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। ये और पिछला वाला एक जैसा ही है, एक्स इज इक्वल टू एम इंटू कैपिटल आर। भाई चला, तुम जो है ना, दो बार तुम्हें आपको डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा। एक पहले क्या था,
और बाद में फिर एक को चला दो कि यार इसको मान लो अपनी तरफ से। अगर तुमने कुछ कभी गलत भी मान ली ना डायरेक्शन, अगर तुमने कि इधर गया होगा तो वो नेगेटिव आ जाएगा। फिर वो m1 डेल्टा x1 प्लस m2 डेल्टा x2 लगा दो, क्योंकि इसमें भी बच्चों नेट फोर्स एक्सटर्नल इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन 0 है, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन 0 है, डेल्टा एक्सीएम बच्चों 0 रहेगा, मतलब m1 डेल्टा x1 m2 डेल्टा x2 ये 0 के बराबर रहेगा। अठारहवां क्वेश्चन बच्चों जो तुम लोगों ने लास्ट पूछा हुआ है, इन द अबव क्वेश्चन द वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक व्हेन द सिलेंडर रीचेस द बॉटम पॉइंट इज। तो जब ये सिलेंडर यहां पहुंचेगा ना, इट विल बी मूविंग इन दिस डायरेक्शन विद वेलोसिटी v1 एंड दिस विल बी मूविंग इन दिस डायरेक्शन विद वेलोसिटी v2। व्हाई? हमें ये पता है कि नेट फोर्स इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन 0 है एक्सटर्नल, तो सिस्टम का मोमेंटम इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन कांस्टेंट रहेगा। तो P फाइनल इज इक्वल टू P इनिशियल, और P इनिशियल क्या था बच्चों? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 0, सिस्टम रुका हुआ था, तो फाइनल भी 0 रखना है। तो हम ये कहेंगे एक की वेलोसिटी अगर उधर आएगी तो दूसरे की इधर आएगी, तभी इनका रिजल्टेंट 0 हो पाएगा। तो mv1 माइनस का कैपिटल mv2 दिस इज इक्वल टू 0। एक इक्वेशन बनेगी बच्चों हमारे पास। अच्छा, अब एनर्जी वाला फंडा लगा दो। ये जो है ना यहां पे आ गया, पहले इसका सेंटर इस लेवल पे था, अब यहां पहुंच गया। तुम्हें पता है ये जो नीचे आया है कितना नीचे आया होगा? क्योंकि जब ये यहां पे पहुंचेगा ना बच्चों, तो ये r माइनस का r नीचे आया, तो ये mg कैपिटल R माइनस का स्मॉल r, ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो घटी है, और यही कन्वर्ट हुई है हाफ m v1 का स्क्वायर हाफ कैपिटल M v2 का स्क्वायर में। ठीक है, और v2 की वैल्यू बच्चों यहां से ले जाके वहां पुट कर दो, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ v1 जो हमारे पास यहां से आ जाएगी। ठीक है, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लीनियर मोमेंटम कंजर्व कर दिया और एनर्जी कंजर्वेशन लगा दिया। 17 और 18 कंप्लीट, मतलब पहले 20 क्वेश्चंस कंप्लीट। लेट्स मूव टू सब्जेक्टिव। एक मिनट ना, सब्जेक्टिव का पेज नंबर देखना पड़ेगा। छह क्वेश्चंस दिए थे मैंने उसमें। सौ के बाद स्टार्ट हो रहा है ना, 100 टू, सो बहुत ज्यादा बड़े बड़े क्वेश्चन है। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 1 2 3, पहले तीन में कोई डाउट? 1 2 3 सब्जेक्टिव टाइप के 1 2 एंड 3। थर्ड टाइप का तो ऑलरेडी मैंने तुम्हें करा दिया है। वन,
The linear mass density of a ladder of length L increases uniformly from one end to A to the other end B. From the expression for linear mass density as a function of x from the end A where the linear mass density is this. Linearly बढ़ रही है बच्चों ना ये. तो मान लीजिए ये एक लैडर है, ये वाला एंड A है, ये वाला एंड B है, ठीक है. तो लैम्डा इज इक्वल टू एम एक्स प्लस का सी. कुछ ऐसा रिलेशन आएगा बच्चों लीनियर के केस में तो, ठीक है, लीनियरली इंक्रीज हो रही है, ऐसा केस आएगा ना बच्चों. लैम्डा जो है फंक्शन ऑफ एक्स होगा, ठीक है. ओके, अब मुझे पता है कि जब x की वैल्यू जहां 0 है ना, मतलब एंड ए पे, लैम्डा की वैल्यू लैम्डा नॉट दे रखी है, तो x की वैल्यू 0 रख दो तो c की वैल्यू लैम्डा नॉट आ जाएगी. तो लैम्डा हो गया बच्चों mx प्लस का लैम्डा नॉट. अब m की वैल्यू कैसे पता करेंगे? दूसरे एंड पे, यहां पे अगर लैम्डा नॉट है तो यहां पे 2 लैम्डा नॉट हो गया है. अब x की वैल्यू रखेंगे हम l, तो लैम्डा की वैल्यू बच्चों 2 लैम्डा नॉट हो गई है. पुट करो तो बच्चों इसमें 2 लैम्डा नॉट इज इक्वल टू m इंटू एल प्लस का लैम्डा नॉट. तो बच्चों m की वैल्यू जो आएगी ना, लैम्डा नॉट डिवाइडेड बाई l के बराबर आ जाएगी. पुट करो तो लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा नॉट डिवाइडेड बाई l इंटू एक्स प्लस का लैम्डा नॉट. ये आएगा बच्चों लैम्डा का फंक्शन. लीनियरली वेरी करने का मतलब ये होता है. पोजीशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास फ्रॉम द एंड ए. तो xcm इज इक्वल टू इंटीग्रेशन xdm डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन dm x लैम्डा नॉट x डिवाइडेड बाई l प्लस का लैम्डा नॉट इंटू dx. ठीक है, इसको इंटीग्रेट कर दो. फोर फाइव, पांचवें तक बच्चों कोई डाउट? अप टू क्वेश्चन नंबर 5. फोर्थ वाला. Two ball of equal mass are projected upward simultaneously, one from the ground with a speed this, another from a height of 40 meter with a speed this. देखो, एक को तुम फेंक रहे हो यहां से 50 मीटर पर सेकंड से, एक को फेंक रहे हो 30 मीटर पर सेकंड से, लेकिन इनकी जो हाइट है वो 40 मीटर पहली गैप है इनके बीच में. सेंटर ऑफ मास कहां पे आएगा बच्चों? इनका ऑलरेडी 20 मीटर ऊपर आएगा. सेंटर ऑफ मास के पास एक वेलोसिटी आएगी बच्चों, और सेंटर ऑफ मास के पास एक्सेलरेशन आएगा. एक्सेलरेशन तो बच्चों जी के बराबर ही होगा क्योंकि दोनों का एक्सेलरेशन सेम है. तो इसका सेंटर ऑफ मास का भी एक्सेलरेशन जी आएगा नीचे की तरफ. वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास जो आएगी ना, वो आएगी m इंटू 30 m इंटू 50 डिवाइड बाई 2m, और ये आ जाएगी बच्चों 40 मीटर पर सेकंड के बराबर. कोई मुझे बता सकता है इसकी मैक्सिमम हाइट कितनी आएगी सेंटर ऑफ मास की? सेंटर ऑफ मास पार्टिकल की तरह चलेगा, तो इस हाइट को पहले निकाल लेते हैं बच्चों ना, इस हाइट को एच मैक्स. एच मैक्स जो आएगा ना 40 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू 10 के बराबर आ जाएगा 80 मीटर, और 20 मीटर वो ऑलरेडी ऊपर है ग्राउंड से, तो 100 मीटर ऊपर तक जाएगा सेंटर ऑफ मास ना. तो सेंटर ऑफ मास की मोशन पता करने के लिए भाई सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी वो सब पता होना चाहिए ना. अप टू 6 या 7 जहां तक भी दिए थे आप लोगों को क्वेश्चंस.
जहां तक भी दिए थे इसमें ना, 7 तक दिए थे या 6 तक दिए थे, जो भी डाउट हो आपका। नो डाउट। चलो अब बात करते हैं बच्चों सेंटर ऑफ मास ऑफ दी हॉलो एंड सॉलिड कोन। पहले सेंटर ऑफ मास ऑफ हॉलो कोन पता करते हैं बच्चों ना। इसकी हाइट h के बराबर है, बेस की रेडियस बच्चों r के बराबर है। ठीक है, एक काम करते हैं बच्चों के, हम ओरिजिन तो कहीं भी मान सकते हैं ना। एक्स एक्सिस इधर मान लेते हैं और वाई एक्सिस बच्चों इधर की तरफ वाई एक्सिस मान लेते हैं। अब एलिमेंट लेना है बच्चों हमें यहाँ पे। एलिमेंट कैसे लेंगे, ऐसे करके इसे कट करेंगे ना। तो मैं ये कहूंगा कि इधर से एल डिस्टेंस जाके dx लेंथ का एक एलिमेंट, dl लेंथ का हमने एक एलिमेंट ले लिया। ये dl हो गया और ये l हो गया। ये एंगल बच्चों थीटा मान लेते हैं। ठीक है, एल जाके बच्चों हमने एक छोटा सा रिंग टाइप का यहां से काट लिया। रिंग कटेगा ना बच्चों, यहां से हमने बच्चों रिंग काट लिया। इस रिंग की रेडियस कितनी होगी, अगर ये एल है तो एल साइन थीटा के बराबर रेडियस होगी, और इसकी विड्थ कितनी होगी बच्चों, डीएल के बराबर। इसका सेंटर ऑफ मास कहां पे आएगा, यहां पे। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, एक्स कोऑर्डिनेट तो 0 होगा, वाई कोऑर्डिनेट जो होगा ना बच्चों एल कॉस थीटा के बराबर होगा, क्योंकि ये होगा ना वाई कोऑर्डिनेट, ये एल कॉस थीटा। ठीक है, वाई कोऑर्डिनेट ये होगा। तो पहले तो बच्चों मैं डीएम लिख रहा हूं इसका ना, डीएम सिग्मा इंटू डी ए के बराबर। अच्छा, इसका एरिया कितना आएगा बच्चों इस छोटी सी स्ट्रिप का, इस छोटी सी स्ट्रिप का जो एरिया आएगा ना बच्चों, ये आएगा 2 पाई एल साइन थीटा, उसकी लेंथ होगी, और ये डीएल के बराबर है। भाई रिंग जो बनेगी, रिंग को जब तुम काट के जब तुम इसको फैला के बनाओगे तो बच्चों एक ऐसी रेक्टेंगुलर स्ट्रिप बनेगी जिसकी विड्थ डीएल के बराबर है और रेडियस उसकी एल साइन थीटा थी, तो उसकी जो टोटल लेंथ हो गई वो 2 पाई एल साइन थीटा के बराबर हो गई। एरिया पता लग गया, तो डीएम आ गया बच्चों मेरे पास सिग्मा 2 पाई एल साइन थीटा इंटू डीएल। तो बच्चों वाई कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास पता है कितना आ जाएगा, इंटीग्रेशन वाई डीएम डिवाइड बाई इंटीग्रेशन डीएम। वाई कोऑर्डिनेट कितना है बच्चों सेंटर ऑफ मास का, एल कॉस थीटा इंटू डीएम सिग्मा 2 पाई एल साइन थीटा इंटू डीएल डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन सिग्मा 2 पाई एल साइन थीटा इंटू डीएल। आप ये देख रहे हो बच्चों थीटा तो कांस्टेंट है, वाई कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या आ जाएगा, ऊपर से देखो सिग्मा 2 पाई एल, सिग्मा 2 पाई एल बाहर आ जाएगा। नहीं, एल वेरिएबल है, एल की लेंथ तो हम वेरी करते जा रहे हैं ना, तो सिग्मा 2 पाई बाहर आ जाएगा, सिग्मा 2 पाई बाहर आ जाएगा, साइन थीटा बाहर आ जाएगा, साइन थीटा बाहर आ जाएगा। थीटा तो बच्चों पूरा टाइम चेंज थोड़ी हो रहा है, तुम जो जो एलिमेंट लेते जाओगे थीटा तो सेम ही रहेगा। ऊपर बच्चों एक कॉस थीटा बचेगा, एल स्क्वायर डीएल बचेगा, नीचे एल डीएल बचेगा। अगर आप
ये टोटल लेंथ, क्योंकि इंटीग्रेट आपको 0 से लेके टोटल लेंथ तक करना पड़ेगा, तो टोटल लेंथ देखोगे ना बच्चों, तो ये h है, तो टोटल लेंथ जो होगी ना h sec थीटा के बराबर होगी। तो इंटीग्रेशन जो होना है ना इसका h sec थीटा तक होना है, 0 से h sec थीटा तक। तो cos थीटा इंटू h sec थीटा की पावर 3 डिवाइड बाई 3 डिवाइड बाई h sec थीटा की पावर 2 डिवाइड बाई 2। और अगर आप इसको देखोगे ना तो YCM जो आएगा ना बच्चों 2h/3 के बराबर आएगा, ऊपर से 2h/3 और h/3 फ्रॉम बेस सेंटर। तो जो सेंटर का बेस है ना बच्चों, उससे सेंटर ऑफ मास h/3 हाइट पे आएगा, h/3, क्योंकि ऊपर से 2h/3 का मतलब हो गया नीचे से h/3। तो जो कोन होता है ना बच्चों, हॉलो कोन, इसका सेंटर ऑफ मास नीचे से h/3 हाइट पे आता है, ठीक है, बेस के सेंटर से h/3 हाइट पे आता है। ये ध्यान रखना, नीचे वाला ओपन है, ठीक है, नीचे वो बंद नहीं है, क्लोज नहीं है, हॉलो कोन है। अब एक सॉलिड कोन है, हेलो, करे भाई, अगला वाला डिस्कस करें। सेंटर ऑफ मास ऑफ द सॉलिड कोन, सेंटर ऑफ मास ऑफ द सॉलिड कोन। सॉलिड कोन में बच्चों वॉल्यूम मास डेंसिटी होगी, ठीक है। अब क्या करेंगे बच्चों हम, इसे जब तुम काटोगे ना ऐसे, तो विल गेट डिस्क। तुम्हें यहां पे बच्चों ये डिस्क मिलेगी, ये वाली ना, ये वाली, ये तो आप ये काम करना कि आप ये कहना कि सर ऊपर से इधर ही मान लेना एक्स एक्सिस, ऊपर से मैं वाई नीचे आया और डी वाई थिकनेस की एक डिस्क काट ली मैंने, यहां पे ये एंगल थीटा मान लेना। तो इसकी जो रेडियस आएगी ना बच्चों, वाई टेन थीटा के बराबर आएगी रेडियस। तो डिस्क का जो मास होगा ना डीएम,
वो अब सिग्मा नहीं आएगा बच्चे, यहाँ पर रो आएगा, क्योंकि अब वॉल्यूम में है ना मास का डिस्ट्रीब्यूशन। तो इस डिस्क का बच्चों एरिया कितना होगा, पाई आर का स्क्वायर। आर की वैल्यू कितनी है, वाई टेन थीटा इंटू डी वाई। तो पाई इंटू आर का स्क्वायर इंटू डी वाई, तो ये हो गया वॉल्यूम इसका ना, वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दिया। तो वाई कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास आ जाएगा बच्चों, वाई रो पाई टेन स्क्वायर थीटा इंटू वाई स्क्वायर इंटू डी वाई डिवाइडेड बाई रो पाई वाई स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा इंटू डी वाई। देखो भाई ये टेन थीटा रो और पाई ये सब तो बाहर आ जाएंगे। वाई कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास आएगा, ऊपर बचेगा वाई की पावर 3 डी वाई और नीचे बचेगा बच्चों वाई की पावर 2 डी वाई। और वाई की लिमिट लगेगी बच्चों 0 से h तक, तो h की पावर 4/4 आएगा, h की पावर 3/3 आएगा। सो वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ मास इज 3h/4। तो बेस से कितनी हाइट पे आ जाएगा बच्चों सेंटर ऑफ मास, आप इसको बोल सकते हो h/4 हाइट फ्रॉम बेस। तो बेस के सेंटर से बच्चों h/4 हाइट पर इसका सेंटर ऑफ मास आता है सॉलिड कोन का, ठीक है। हॉलो कोन का h/3 पे, हॉलो कोन का ऊपर होता है, ठीक है, और सॉलिड कोन का बच्चों h/4 पे आता है। चलो भाई कल थोड़े और इलस्ट्रेशंस ऑफ लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन, स्प्रिंग मास सिस्टम, और उसके बाद वाली क्लास को पहले कर लेंगे, डीसीएस बाद में करेंगे, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं फिर अगली क्लास में, कल मिलते हैं, ठीक है, बाय।